फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। आई एम शिवम चहल। दोस्तों, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। यूपीपीसीएस के जो भी कोर्सेज होंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। बस आपको करना ये है कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से। नहीं तो इस वीडियो के नीचे लिंक रहेगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आगे सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन यूपीपीएससी चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। दोस्तों, डिफेंस स्टडी के लिए हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें आज हमारा जो है वो है टेस्ट 4। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा और महत्वपूर्ण तत्वों का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन ये था, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, शक्ति संतुलन तथा उसकी विशेषता का वर्णन कीजिए। 1 का वी। और उसके बाद में पहले जो क्वेश्चन है उसका थर्ड जो पार्ट है वो है, शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए विभिन्न साधनों का वर्णन कीजिए। उसके बाद में अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय सुरक्षा की आधुनिक अवधारणा। 2A। 2B है, राष्ट्रीय शक्ति के मूल तत्वों का वर्णन कीजिए। और तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के एक वैकल्पिक मॉडल के रूप में सामाजिक सुरक्षा की उपयोगिता को बताइए। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है 3A। और 3A में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखें, गुट निरपेक्षता को परिभाषित कीजिए। गुट निरपेक्षता इस बार इम्पॉर्टेंट है, उम्मीद है इससे क्वेश्चन आएगा। लेकिन याद रखिए कि जब भी आप गुट निरपेक्षता के बारे में लिखें तो करंट से लेट करके लिखें, ठीक है। पुराना जो आयाम आपके दिमाग में बना हुआ हो तो उसको आप ना लिखें, उससे जितना कोशिश हो सके उससे बचने की कोशिश कीजिए। राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में स्थिति के रूप में गुट निरपेक्षता को, ये 3B, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और वर्तमान समय में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता क्या रह गई है, ठीक है, उस चीज़ को देखते हुए लिखिए। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, गुट निरपेक्षता की परिभाषा वगैरह भी आप लिखिए। कई विद्वानों ने जो है उसको परिभाषित किया है, इसका मूल सिद्धांत क्या है, ठीक है, उन सारी चीज़ों पे डिस्कस कीजिए जब भी इसके बारे में। और फाइनली अभी ऐसे कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स हो गए जो हिट करते हैं उसकी प्रासंगिकता को, कि भाई आज के टाइम में ये प्रासंगिक नहीं रहा, ठीक है, या अभी भी बनी हुई है, या प्रासंगिकता कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये सारे डायमेंशंस को आपको कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये है, सामूहिक सुरक्षा की परिभाषा दीजिए। 4B है, सामूहिक सुरक्षा और सामूहिक प्रतीक्षा में अंतर क्या है, आपको ये बताना है। वर्तमान में सामूहिक सुरक्षा की जो सार्थकता है उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये है, आतंकवाद की परिभाषा, प्रकार तथा कारण बताइए। पूर्वोत्तर में बढ़ता आतंकवाद, इसके रीज़न बताने हैं आपको, और थ्रेट क्या क्या है। उसके बाद में समाधान भी बताना है। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको जाहिर सी बात है अंत में आपको समाधान तो बताना चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर आप कारण बता देंगे, समाधान नहीं बताएंगे, तो फिर मतलब आधी चीज़ रह जाती है। उसके बाद बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती किस तरह से हो सकता है, इसकी बाद में समीक्षा कीजिए। बाद में ये कुछ नहीं है, ये जो आंसर जो मैंने करे थे, जैसे क्वेश्चन का जो राष्ट्रीय शक्ति है उसके बारे में, तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे। जैसे इसमें एक चीज़ मैं आपको कराना चाहता हूँ कि जो गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता वाली जो बात थी, ये शायद ऊपर की साइड होगा, तो वो कुछ क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर आए एग्ज़ाम में तो आप आसानी से उसके बारे में लिख सकते हैं। गुट निरपेक्षता की आज के समय में प्रासंगिकता, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे वर्तमान समय में। इसकी बात है कि गुट निरपेक्षता का जन्म दो विरोधी गुटों शीत युद्ध काल में हुआ था, जब सोवियत संघ और यूएस का एक मतलब सामने सामने का ही चल रहा था। दो पावर थी वर्ल्ड में, और कोई ऐसी इतनी बड़ी पावर नहीं थी। जर्मनी पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, जापान आगे आने का था, लेकिन एक परमाणु बम उसकी सारी पावर को जो है ख़त्म कर दिया। चूँकि वह किसी भी गुट के मेंबर्स ये लोग नहीं होते थे, तो इसको एक निर्गुट आंदोलन कहा गया। उस युग में इसकी दिशा, उद्देश्य व चरित्र जो है बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट थी, क्योंकि जो लोग इन विश्व शक्तियों के साथ नहीं था वो इस गुट का मेंबर माना जाता था, इसलिए सारी चीज़ें फिक्स थी। लेकिन आज आप देखेंगे कई देश ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं सोवियत संघ को, सपोर्ट करते हैं यूएसए को, लेकिन फिर भी वो पार्ट हैं किसका, गुट निरपेक्ष आंदोलन के, या गुट निरपेक्ष आंदोलन के, या जो संगठन है उसके। तो अब जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है। उस टाइम स्थिति एकदम स्पष्ट थी, जो उनके साथ नहीं है मतलब वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के साथ में है। उसके मित्रों एवं शत्रुओं की पहचान साफ थी, और विकास का राजनीतिक तथा आर्थिक मॉडल स्वरूप भी
परंतु आज की विश्व की परिस्थितियों में मूलभूत परिवर्तन आ गए हैं। विरोधी राजनीतिक सैनिक गुट लुप्त हो चुके हैं या कमज़ोर हो चुके हैं। ठीक है, वर्साई टूट गया, सोवियत संघ टूट गया। फलस्वरूप निर्गुट देशों के राजनीतिक आर्थिक विकास संबंधी उद्देश्यों पर न सिर्फ प्रश्न चिन्ह लगाए बल्कि वे पूर्णतः दिशाहीन हो चुके हैं। यहाँ ये प्रश्न है कि किन गुणों से निरपेक्ष या बाहर है। विरोधी गुटों के देश आज अपने अपने रास्ते पर चल पड़े हैं। उनमें आर्थिक तथा अन्य प्रकार के समझौते जरूर हो रहे हैं, लेकिन वे विरोधी विचारधाराओं व सामाजिक ढांचे के आधार पर नहीं किए जा रहे। ठीक है, मतलब विरोध भी है, लेकिन आर्थिक देखते हैं आर्थिक समझौते होते रहते हैं उनके बीच में। ठीक है, और बाकी चीज़ों को लेके भी वो समझौते करते रहते हैं बैठ के, लेकिन जो विचारधारा है वो बिल्कुल अलग है। अब गुटनिरपेक्षता की अप्रासंगिकता के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, उपनिवेशवाद का समय जो है अब बीत चुका है। ठीक है, तो पहले ये क्या है, उपनिवेशवाद के खिलाफ बोलते थे, अब ऐसी कोई चीज़ तो रही नहीं आज के समय में। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया आज के समय में बहुत तेज हो गई है। शीत युद्ध की समाप्ति तथा सोवियत संघ का विघटन हो गया। सैनिक गुटबंदी समाप्त हो चुकी है। द्विध्रुवीय विश्व की अवधारणा अस्तित्वहीन हो चुकी है, जबकि पहले थी। शीत युद्ध के नायकों ने स्वतः निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण की बात करना शुरू कर दिया है। मतलब जो लोग पहले ये इसके पार्ट थे, अब वो भी चाहते हैं कि वर्ल्ड में निशस्त्रीकरण हो। सभी राष्ट्रों का रुझान अब शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सक्रिय आर्थिक सहयोग की दिशा में हो गया है। मतलब सभी राष्ट्र जो है अब शांति प्रिय हो गए हैं, मतलब पहले जैसी कंडीशन अब नहीं रही। तो यहाँ बोला जाता है कि इसका, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ निम्न कारण हैं जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज जो है अप्रासंगिक हो चुका है। पुरानी आर्थिक नीतियाँ उसकी, ठीक है, आर्थिक व्यवहारिकता की कमी है, नेतृत्व की कमी है, सबसे बड़ी बात है। कौन लीड कर रहा है पता नहीं। मुद्दों की समाप्ति होने को आ गई है। मतलब जो जितने भी बड़े बड़े मुद्दे थे आज के समय में वो सारे खत्म हो गए। समय के साथ बदलाव आ गया और दोहरापन। ठीक है, मतलब जिस तरह की नीतियाँ वो लोग अपनाते हैं, बाद में जाके जैसे मान लीजिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन में बहुत ज़्यादा बुराई कर रहे हैं यूएस की या सोवियत संघ की, ठीक है, सॉरी रशिया की, लेकिन वो करते क्या है, जाके वहीं से उन्हीं देशों के साथ उनका व्यापार अच्छा खासा चलता रहता है, मीटिंग्स होती रहती हैं। ठीक है, तो दोहरापन भी चलता रहता है यहाँ पे। आलोचना के बावजूद गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता कुछ मामलों में आज के समय में बने हैं। वो कौन से मामले हैं? गुटनिरपेक्षता शीत युद्ध एवं ध्रुवीकरण के युग में विदेश नीति के सिद्धांत के रूप में सामने आई। ये उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आज भी वैध बने हुए हैं। नव उपनिवेशवाद के इस युग में स्वतंत्रता व सुरक्षा को बनाए रखने की आज की आवश्यकता है, इसलिए ये वर्तमान में भी प्रासंगिक है। नव उपनिवेशवाद किसको कहा जा सकता है? जिस तरह से देखिए, हम्बनटोटा पोर्ट को, श्रीलंका को जो है इतना जो है लोन दिया चाइना ने, उसके बाद में श्रीलंका ने समझ लिया कि ज़िंदगी भर उसको चुका नहीं पाएगा। 99 साल की लीज के लिए उसने अपना हम्बनटोटा पोर्ट दे दिया, जो इंडिया के लिए सुरक्षा की दृष्टि बहुत खतरनाक है, लेकिन चाइना को उसको कितना बड़ा फ़ायदा हुआ। ठीक है, इसको एक नव उपनिवेशवाद बोला जा सकता है। मतलब पहले इतना कर्ज दो, जब कर्जदार कोई व्यक्ति बन जाए तो उससे कह दो कि आप अपना लैंड हमें दे दो इतने सालों के लिए। ठीक है, एक दिन यह आपकी एक तरह से, मतलब जैसे पाकिस्तान की स्थिति आज होने जा रही है, ठीक है, वो भी जो है, वो कॉरिडोर जो बन रहा है वो भी इसी तरह से पाकिस्तान भी नव उपनिवेशवाद शिकार में। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो नव उपनिवेशवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। निशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण की दिशा में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सकारात्मक प्रयास आज भी चलता आ रहा है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा झगड़ों का शांतिपूर्ण साधनों से समाधान दोहरे रूप से गुटनिर की प्रासंगिकता को सिद्ध कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जातीय विभेद, शस्त्र नियंत्रण, परमाणु हथियार तथा सर्वसत्तावाद विश्व राजनीति के में सत्तावाद के विरुद्ध भी गुटनिरपेक्षता एक आंदोलन के रूप में रहा है और आज के समय में वो कार्य भी कर रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दे हैं जिनको उठाकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता वर्तमान में भी सिद्ध की जा सकती है। ये मुद्दे जो हैं वो करंट के हैं। अब ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं इन वाले सारे पॉइंट्स से। ठीक है, तो पहला क्या है, संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय आदेश की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन एवं लोकतांत्रिकरण जैसे कि इंडिया मांग कर रहा है, अंगटाड तथा यूएनआईडीओ को मजबूत बनाना, G77 के साथ समन्वय और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर जोर देना, खाद्य, आबादी, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग करना, व्यापार तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के समान अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव सुनिश्चित करना, अप्रसार और परमाणु हथियार से मुक्त दुनिया के लिए कार्य करना,
आतंकवाद, उग्रवाद और नस्लवाद का मुकाबला करना, गरीबी, नशीले पदार्थों की तस्करी और पर्यावरण संरक्षण के लिए लड़ना, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गुटनिरपेक्ष सदस्यों के द्वारा अगर ध्यान दिया जाए तो वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता तो बनाए रखा जा सकता है। अब देखिए, इसके जो सारे मुद्दे इसमें मैंने दिए हैं, ये सारे के सारे मुद्दे जो हैं वो पहले नहीं थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन इन सारे मुद्दों के लिए नहीं बना, लेकिन अगर उस आंदोलन को आपको आगे लेके जाना है, ठीक है, या गुटनिरपेक्ष जो संगठन है उसकी प्रासंगिकता कुछ को बना के रखना है, क्योंकि देखिए दुनिया में समस्याएं तो ख़त्म नहीं हुई है, समस्याएं आज भी हैं। समस्या हमेशा रहती है, समस्या का कभी निदान नहीं हो सकता। तो आप अगर अपना स्वरूप चेंज कर लेंगे तो जाहिर सी बात है ये आंदोलन कुछ अच्छा कर सके आगे वाले समय में जाके। तो ये चीज़ें अगर हम काम कर सकें तो इसकी प्रासंगिकता को बनाए रखा जा सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं टेस्ट 5 के साथ में। थैंक यू।